ये तो कोई भी आलोचना करने के लिए तो कोई भी खड़ा हो जाए, कुछ भी आलोचना कर सकता है। जो सबसे कमजोर आदमी होता है वो फट से दूसरे की आलोचना करता है। सबसे कमजोर आदमी वो अपने सिर की बला फट से, अरे मैं तो आसमान को जमीन पर लिया था, किंतु इन्होंने ऐसा कर दिया, परंतु उन्होंने ये बोल दिया, लेकिन ऐसा हो गया। ताकतवर विचार हो चाहे आदमी को, आधा अधूरा विचार, आधा अधूरा काम, आधा अधूरा मिशन, आधे अधूरे शब्द और आधा अधूरी बातें आदमी को कहीं आगे बढ़ने नहीं देती है। और इसलिए जो बात हो पूरी हो, जो मिशन हो वो पूरा हो, जो दिशा हो वो बिल्कुल साफ हो, जो लक्ष्य हो सीधी। अच्छे काम के लिए तो महसूस करना पड़ेगा कि कष्ट आएगा, दुनिया में हमेशा ही हुआ। जिसने अच्छा काम किया, खराब किस्म के लोगों ने किसको नहीं रोका, खराब विचारों ने किसको नहीं झोंका, सभी जगह वो प्रकट होते होते। लेकिन फिर इतनी ताकत चाहिए कि वो खराब विचार पीछे से अच्छे विचार होकर आपका पीछा करना शुरू कर दें। जैसे एक कमजोर आदमी होता है, उसके जो चाहे पांव खींचता है गड्ढे में डाल देता है। यदि ताकतवर कोई आदमी है और उसके पांव खींचता है, जैसे साहित्य में अक्सर मैं बहुत कम जो को सानिध्य मिला है साहित्यकारों का, मैं अब बहुत कम, क्योंकि परिस्थितियां मेरी ऐसी थी। लेकिन जब मैं पढ़ता हूं यदा कदा कि उसने उसकी टांग खींची, उसने ये बोल दिया, उसने उसको ऐसा दिया, तो फिर मेरे दिमाग में आता है कि टांग तो उसकी खींची जाए और खींचने के लिए तो सभी लोग खड़े होंगे, लेकिन कमजोर होगा तो उसकी टांग खींच करके लोग गड्ढे में डाल देंगे। और मजबूत होगा तो टांग खींचने वाला सोचेगा कि वो पूरी ताकत लगाएगा और टांग नहीं खींच पा रही है, और उसने टांग जिसकी खींचने यदि पीछे मुड़ करके देख लिया तो बोलेगा साहब मैं तो आपके पांव छू रहा था, पांव खींच नहीं रहा था, मैं तो पांव छू रहा था। आओ भाई तुम पांव छू रहे हो तो मेरे पीछे आ जाओ या मेरे आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे साथ साथ चलो। ये भाव तो आना ही चाहिए ना फिर, क्योंकि वो आदर्श नहीं जो कमजोर होते हैं। आदर्श तो ताकतवर रहनी चाहिए, जो आदमी को जिंदा कर सके, खड़ा रख सके, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके, जीवन और मरण के प्रश्नों पर चलने का संकल्प दे सके। तो ये तो आदमी, चाहे वो साहित्य है, चाहे सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं, चाहे विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग काम कर रहे हैं, उनको यदि वो लीडरशिप ले रहे हैं, ये भी लीडरशिप है। मेरी इस रचना ने अभी विद्युपनिषद लिखा है प्रोफेसर गोपी साहब ने, तो स्वाभाविक ही है कि जो भी हमारे हाथों में आ गई, या 1000 हाथों में जाएगी, लाखों हाथों में जाएगी। लीडर हैं, क्या क्या बोला हमारे लीडर ने, वो हम क्या क्या समझ पा रहे हैं, फिर उसको कैसे बांट रहे हैं। तो स्वाभाविक ही है कि लीडरशिप में जो हम देना चाहते हैं वही तो फिर बांटेंगे, वही तो खड़ा होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि दक्षिण भारत में जो लोग लिख रहे हैं और जिस तरीके से लिखते हैं, जिस ढंग से अकलुषित विश्लेषण करते हैं, मैं यहाँ के सभी लेखकों को नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं सबका अभिवादन करना चाहता हूँ। हाँ, मैं भारत के शिक्षा मंत्री रहते हुए मेरे मन में था कि ये दक्षिण भारत हिंदी प्रचारणी सभा का और तेजी से आगे ये बढ़ सके, और इसलिए आज इसमें सम्मिलित होने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम और इसी भवन में मैं पहले भी आया हूँ, 2015 में आया हूँ, और फिर दोबारा मुझे यहाँ आने का ये सौभाग्य मिला। वो भी हमारे ऋषभ देव जी की प्रेरणा हुई तो हम सब लोग भागकर इधर पहुंचे हैं। और मुझे इस बात की खुशी कि मेरे हिमालय का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रोफेसर पुष्पा खंडूरी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पुष्पा जी बहुत ही विदुषी हैं, बहुत सारे शोध कार्यों को करवाया है, दिल्ली थे, और इनको मैंने साहित्यिक गतिविधियां हो चाहे सामाजिक गतिविधियां, पूरे उत्तराखंड हिमालय का प्रतिनिधित्व हर जगह करती हैं। तो
अब दक्षिण में भी उधर का हिमालय से आई है, गंगा लेकर आई है। तो मुझे लगता है कि ये साहित्य की गंगा, जो उस गंगा से उत्तराखंड नारी शक्ति सम्मान मिला मुझे आज के दिन। बहुत बधाई आपको। ये उत्तराखंड का आज ही इनको नारी शक्ति सम्मान मिला है, तो आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं सब दक्षिण भारत के लोग। नारी शक्ति सम्मान हमारी गवर्नमेंट देती है उत्तराखंड की, और जो नारी बहुत सशक्त तरीके से आगे उस क्षेत्र विशेष काम कर रही हैं, उनको राज्य का बहुत प्रतिष्ठित सम्मान है और आज इनको मिला है। तो तालियों के इसे हम आपका बहुत स्वागत कर रहे हैं। और हमारे बीच यहाँ पर डॉक्टर अहिल्या से पहले हमारे, हाँ भैया सर उसमें नाम नहीं, हाँ, तो इसीलिए मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था और शक्ल मिलाने की भी कोशिश कर रहा था। तो मैं आपका भी अभिनंदन कर रहा हूँ, और आज की सभा के आदरणीय अध्यक्ष हैं, और मेरी आपको बहुत शुभकामना है। अहिल्या जी को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। डॉक्टर अहिल्या जी का सब जगह जो बहुत वरिष्ठ स्थान रहता है, और आपका तो व्यक्तित्व देख करके आधा काम वैसे ही पूरे हो जाते लोगों के। सही है ना? आपने देखा नहीं अहिल्या जी को? जरा जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और साहित्य को ऐसे व्यक्तित्व मिल जाए, क्योंकि आधे से अधिक तो चेहरा बोल जाता है, आधे से अधिक। और बचा खुचा आदमी जब बोलता है तो पता चल जाता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि प्रथम दृष्टया में किसी का चेहरा बहुत आकर्षक लगता है और लगता है कि इससे बात करने का मन होता है, लेकिन यदि बात जैसे ही शुरू होती है तो आदमी हाथ जोड़ देता, अच्छा होता है कब जल्दी चला जाता है। इसका मतलब यह है कि खूबसूरती चेहरे की नहीं, खूबसूरती अंदर की होनी चाहिए, वो ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि चेहरे में भी अच्छे भाव हो और अंदर से भी अच्छा भाव प्रकट हो, तो भी सोने में सुहागा होता है। और देखा है मैंने, उन्हीं में एक अच्छा सा नाम हमारी अहिल्या जी का है। आपको हम बहुत सम्मान दे रहे हैं, और पीछे से हमारे महासचिव इस संस्था की, इनको हम शुभकामना देना चाहते हैं कि गांधी जी के और अंबेडकर जी के सपने को आप पूरा कर दीजिए। हाँ, इस देश में गांधी जी और अंबेडकर के सपनों को अभी पूरा नहीं हुआ। ये जो देश है, ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये देश विश्वगुरु भी रहा है, और ऐसे ही नहीं रहा है। इसके बारे में हमेशा बोला, ये तद देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षण पृथव्यम सर्वमान। ये सारी दुनिया के लोग तो हमारे चरित्र से, आचार से, व्यवहार से, ज्ञान से, विज्ञान से तो सीखा है। तो हम जो पीछे जो हमने छोड़ा है, उसको फिर हमको जिंदा करना है। जो हम हैं, ठीक है, 150 सालों तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, आज तो नहीं है। तो फिर जो मानसिक गुलामी है उसको तो छोड़ना पड़ेगा ताकत के साथ। जो जब खराब आदतें होती हैं, तब उन खराब आदतों को छोड़ने में वक्त जरूर लगता है, कष्ट भी होता है। तो ये जो 150 सालों की गुलामी है, इसने जो मन हमारा कंगाल कर दिया है, इसको थोड़ा सा सशक्त करने की जरूरत है। लेकिन ये लोग जो बैठे हैं, यदि इन लोगों ने एक बार ठान लिया, तो मुझे भरोसा है, क्योंकि मेरे NEP 2020 को बनाया है, और आज उस नई शिक्षा नीति को लेकर, चाहे हार्वर्ड है, चाहे ऑक्सफोर्ड है, चाहे कैम्ब्रिज है, उन्होंने कहा कि ये NEP 2020 पूरे वर्ल्ड के लिए गेम चेंजर का काम करेगी। हम फिर भारत को अपना वैसे ही खड़ा करेंगे। मेरा जो भारत है, कोई कमी नहीं है। हमने तो वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है। सारी दुनिया मेरा परिवार है, और माता भूमि पुत्रों पृथ्वी। कौन दुनिया का कौन ऐसा विचार है जो कहे
कि सारी धरती माँ है, मैं उसका पुत्र हूं या पुत्री हूं। कौन कहता है ऐसा? और वो ही नहीं, और ये पूरी दुनिया का परिवार मेरे लिए केवल परिवार ही नहीं है, उसके लिए संकल्प भी लेते हैं, काम भी करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जब तक धरती पर एक प्राणी भी दुखी होगा तब तक मैं सुख का एहसास नहीं करूंगा। यह है हमारा संकल्प। अब किस माध्यम से करना चाहते हैं, वो भिन्न भिन्न माध्यम है। हमारा योगदान कितना हो सकता है ये हमारे हाथ पर है, लेकिन योगदान तो देना पड़ेगा। केवल भाषण दे करके, चिंता करके, चर्चा करके तो काम नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है, और इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि ये जो भारत की हमारी 22 भारतीय भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, असमिया, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, ये हमारी भारत की 22 भारतीय भाषाएं हैं। ये हमारी 22 भारतीय भाषाएं हमारे संविधान के अनुच्छेद 8 में है। अंग्रेजी नहीं है भारत की भाषा। आप तेलुगु बोलो स्वीकार है, आप तमिल बोलो स्वीकार है, आप मराठी बोलो स्वीकार है, लेकिन इस देश की भाषा को बोलना पड़ेगा, तब देश खड़ा होगा। अब इसमें लोगों को तकलीफ होती है। मेरे से कहा गया आप अंग्रेजी का विरोध, मैंने कहा कि कहां मैं अंग्रेजी का विरोध करता हूं। अरे दुनिया के सब भाषाओं को सीखो ना, मना कौन कर रहा है? लेकिन अपना घर छोड़ करके और तब बोलो कि हम बड़ा हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहा है, घर को देख नहीं रहे हो। जिस घर की आपको जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों से आप विमुख हो रहे हो, पूरी दुनिया की बात करते हो, ये काम नहीं है। करे ना। और इसीलिए मातृभाषा में जो एनईपी 2020 आई, वो प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में शुरू की है। जो अपनी भाषा में वो बोल सकता है, दूसरी भाषा में थोड़ी बोल सकता है। अब जो तेलुगु में बोला जा सकता है, कन्नड़ में बोला जा सकता है, वो दूसरी भाषा में वो भावनाएं थोड़ी प्रकट होगी। तो जो हमारी भाषाएं हैं, उन भाषाओं को ही हमको ताकतवर बनाना है, और उन भाषाओं के बीच एक सेतु का काम आपको करना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये लोगों को समझाना भी पड़ेगा। लोग, क्योंकि ये जो काले अंग्रेज इस देश के अंदर खड़े हुए हैं, वो भाषा के मुद्दे पर कभी किसी मुद्दे पर, कभी किसी मुद्दे पर, और तब लोग कहते इससे अच्छा ठीक है अंग्रेजी बोलते। ये जो जापान है, मेरे से कहा गया आप पूरी दुनिया के अंदर कहते हैं कि भारत विश्वगुरु बनेगा, श्रेष्ठता पर जाएगा, फिर कैसे बनेगा? आप तो अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी बात पूछता हूं, ये जापान अपनी मातृभाषा में पढ़ाता है, आपसे पीछे है। ये जर्मनी अपनी मातृभाषा में पढ़ाता है, पीछे है। तमाम दुनिया के शीर्षस्थ विकासशील देश अपनी ही भाषा में पढ़ाते हैं। वो ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी में क्या किसी से पीछे हैं? और हमारी तो फिर विविधता है। हमारी तो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, गुजराती हो, मराठी हो, बंगाली, एक से बढ़कर एक भाषाएं, उनमें समृद्धता है। पूरी दुनिया एक तरफ, हमारी भाषाएं दूसरी तरफ, बल्कि हमारे सामने बौने पड़ते हैं पूरी दुनिया। तो फिर हम अपने को क्यों न पहचाने? यदि पहचानने के बाद क्यों न जाने, जानने के बाद क्यों न उसको आगे बढ़ाएं? और इसलिए ये चुनौती है, लेकिन अवसर बड़ा है, अच्छा अवसर है, पूरी दुनिया महसूस कर रही है। और इसलिए मैं विशेष करके आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप ही के बगल में ये शर्मा जी भी बैठे हैं, शर्मा जी है ना, राकेश जी, हाँ, और आप भी केंद्रीय हिंदी निदेशालय के उप निदेशक में रहे हैं। हाँ, तो इतने सालों का तो अंदर बैठा हुआ आपके अंदर, असली तो अभी निकलेगा तब तक। वैदिक ज्ञान विज्ञान विशेषांक जी आपने निकाला था जी, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तक तो ना आप संकोच में भी रहे होंगे, एक प्रोटोकॉल के हिसाब से भी बंदे रहोगे। अब तो पूरा मैदान खाली भागो ना, दौड़ाओ लोगों को, क्या दिक्कत है? साथियों, ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के रहते हुए सीधा फोन करते थे। ये बिल्कुल मतलब सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए सर कहते थे कि ये विशेषांक निकालो, ये विशेषांक निकालो, और उसमें ये चीजें थी।
तो अब मुझे लगता है राकेश जी आपके लिए पूरा मैदान खाली है, और इसलिए वहां से यहाँ तक आप दौड़ के आ गए। जितना और दौड़ा जा सकता है दौड़ो, और ऋषभ देव जी को भी दौड़ाओ, देखा जाएगा। ठीक है वर्षा जी, आप तो हम आए तो वर्षा ही स्वागत कर रही थी बाहर। अच्छा ही है, मेरी शुभकामनाएं आपको, और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मुझे लगता है कि अच्छा है अभी आपके पास पूरे येज है दौड़ने के लिए, और परिस्थितियां आपके अनुरूप हैं, और इसलिए नीरजा को भी साथ रखिएगा जब दौड़ रहे होंगे तो। लेकिन मेरी शुभकामना, आप इस आज हमारे बहुत ही प्रिय सबके लाडले शब्द बोलते हैं, लाडले मतलब बहुत प्यारा सा। हाँ, लाडला किसको बोलते हैं? हाँ वात्सल्य आता है, लाडला मेरा हमारा लाडला है, माने जैसे उसके लिए कोई लाडले के लिए उसमें अथाह है। लाडला शब्द के 50 अर्थ निकाल दीजिए, वो है हमारे कौन? ऋषभ देव जी, सबके लाडले। तो इन पर जितना भी प्यार उमड़ता है वो कम रहता है, इतना ज्यादा। तो वर्षा जी आपको मेरी शुभकामनाएं, और हमारे वहां से आए हैं उत्तर प्रदेश से जसवीर राणा जी। जसवीर जी से मेरी मुलाकात है, एक बार नीरज कौशिक जी के साथ गए थे, हम मिले थे। जी 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 जी, ओ मिल गया था मैं, लोग कहा था। देहरादून से है ना जी नीरज कौशिक। हाँ मैं समझ गया। कई बार क्या हुआ, मैं मुख्यमंत्री था, 1:30 बजे 2 बजे तक मैं मिलता था, लेकिन इधर भारत का शिक्षा मंत्री, नई शिक्षा नीति मेरे सामने थी, समय कम था, तो मैंने ये सोचा कि लोगों की नाराजगी तो मैं बाद में भी दूर कर लूंगा, लेकिन यदि नई शिक्षा नीति में कोई कमी आएगी 200 साल मेरी पीढ़ी खराब हो जाएगी। ठीक ही सोचा, तो लोगों की नाराजगी नहीं मिल पाया उस बीच में। लोगों ने कहा ये निशंक बदल गया, ये मुख्यमंत्री तक तो ठीक था, ये केंद्र में जाकर दिमाग खराब हो गया, मिलता भी नहीं। काम किया ना। तो वो उस पीड़ा को तो समझ नहीं सकते थे, लेकिन मैंने मन दृढ़ बनाया, कोई बात नहीं, ये लोगों की। ठीक है गोपी साहब, आप सहमत थे इस बात से ना कि जो प्राथमिकता है, जो जिम्मेदारी है दूर तक की, वो जरूरी था। ये लोगों की नाराजगी तो कभी भी हम दूर कर सकते हैं, हाथ जोड़ लेंगे, क्षमा मांग लेंगे, लेकिन उसके लिए कोई माफ नहीं करता। एनईपी यदि कोई भी चूक होती उसमें, तो वो हमारी पीढ़ी को खत्म कर देती। पीढ़ी खत्म मतलब देश ही तो खत्म होता है। हमारे परिवार का जो बच्चा है वो हमारा भविष्य है, और हमारा भविष्य माने देश का भविष्य है। वो कैसे निकल रहा है वो उस पर निर्भर करता है, तभी तो आगे बढ़ेगा। उस प्रतिभा है उसमें, कहां तक विजन है, कितना स्ट्रॉन्ग है वो, कितना ताकतवर है, तो स्वाभाविक कि उसको ताकतवर तो पहले से ही बनेगा वो, क्योंकि 8 वर्ष तक का बच्चे का 85, हमारे विशेषज्ञों ने कहा, वैज्ञानिकों ने, कि 85% तक का जो मस्तिष्क का विकास है वो लगभग 3 वर्ष से 7-8 वर्ष के बीच हो जाता है। इसका मतलब जो वो सोचेगा, जो उसकी आधारशिला है, उसी आधारशिला पर वो खड़ा होगा। और इस समय हमने कोई चूक नहीं की देवराज जी, हमको लगा कि ये चूक नहीं करनी चाहिए, हमको जो भी संभव हो सकता है वो सब कुछ कर देना चाहिए, वो एनईपी के अंदर ले आना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा विमर्श हुआ ये 33 करोड़ छात्र छात्राओं से सीधे संवाद होना, उनके माँ बाप से संवाद होना, 1 करोड़ 10 लाख तो अध्यापक है उनसे संवाद होना, 2.5 लाख ग्राम समितियों से संवाद होना, देश के सभी राज्यवार एमपी, राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का, सबसे परामर्श होना, और घंटों तक। अब बताओ, सब सुझाव दो, देश की नीति बन रही है, शिक्षा की नीति बन रही है, ये पीढ़ी को खड़ा करेगी, देश के भव्य निर्माण भवन को खड़ा करेगी, राष्ट्र के निर्माण भवन को खड़ा करेगी। तो लेकिन मुझे खुशी है कि लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए और हमने उनको संग्रहित किया।
और हमारे संजय हाँ संजय माधव। हाँ, ये आप भी उसी में डॉक्टर संजय माधव। यहाँ हाँ जी। ओ स्वागताध्यक्ष हैं तो, विभागाध्यक्ष भी हैं। और स्वागताध्यक्ष, हाँ, स्वागताध्यक्ष भी हैं। विभागाध्यक्ष एंड स्वागताध्यक्ष। तो मैं आप सबको केवल अभिवादन करने के लिए आया हूँ, और मैंने नीरजा जी से भी कहा था, उनसे कहा था कि मैं जरूर आऊँगा। मैं आज नहीं आता तो फिर हमारे गुप्पी साहब से कहाँ मुलाकात हो पाती, और होती तो पता नहीं कब होती। अच्छा है, उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा, और साहित्य में हम इस पूरे परिवार को आपका मार्गदर्शन मिलेगा। आप लंबे समय से अपना संघर्ष कर रहे हैं, और देवराज जी बहुत वर्षों के बाद मिल पाई हैं आज, और रहते दिल्ली में हैं लेकिन दूरियां बहुत हैं। तो अब मैं जरूर चाहूंगा कि हम लोग मिलते रहेंगे। नहीं तो आज हम सभी लोग इसलिए एकत्रित हुए और कई घंटों से हैं, और यहाँ तो कई घंटों से तो यहाँ है, जब आपने सोचा होगा, न जाने कितने दिनों से सोचा हो, जाना है जाना है जाना है। क्यों जाना है? ऋषभ देव जी को देखना है देखना है देखना है, और इनको बधाई देनी। वैसे तो सभी लोगों ने पहले भी देखा होगा, लेकिन आज इनको देखने का बिल्कुल अलग एंगल होगा। जरा खड़े हो जाइए साहब, कैसे लग रहे हैं? जरा जोरदार तालियों के साथ। और कुछ लोगों ने अभी बजाई नहीं है। हाँ, तो नए एंगल में दिखे ना, ये आज नए ऋषभ देव दिखे ना? नहीं, आप चुपचाप क्यों हैं? नए दिखे या नहीं? हाँ, सर, इसका अनावरण करके समर्पित कर दीजिए प्रथम बात। आइए। तो हम सब लोग बहुत बधाई देने के लिए आए हैं, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए। मैं बद्री, केदार, गंगोत्री से आया हूँ, हिमालय से आया हूँ, उनको बधाई देने के लिए। वहां से आया हूँ जहाँ वेदों का जन्म हुआ, पुराणों का जन्म हुआ, उपनिषदों का जन्म हुआ, क्योंकि अभी उपनिषद वाली किताबें मेरे को मिल गई है। और जहाँ स्वर्ग से अवतरित हुई गंगा धरती पर विश्व के कल्याण के लिए। तो उस हिमालय से मैं आया हूँ जो आयुर्वेद का जन्मदाता है, आयुषो वेदा आयुर्वेद, जो योग का जन्मदाता है, जिसके पीछे पूरी दुनिया खड़ी हो गई। तो इन सब आयुर्वेद की ओर से, योग की ओर से, माँ गंगा की ओर से, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री की ओर से आपको बधाई देने के लिए मैं इधर आया। शुभकामना